मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास। फिरंगियों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, उस राक्षस सत्ताशाही के खिलाफ भारतीय युवकों का, युवतियों का, बाल किशोर किशोरियों का, हर आयु वर्ग के उन महान भारत माँ के सपूतों का संघर्ष का काल, बलिदान का काल, कुर्बानी का काल। इस कालखंड में जिन लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, हाँ, उनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया। मैं एक से एक ऐसे अज्ञात, अनसंग हीरो, असंख्य अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज लगभग 355 वीडियोस आप तक पहुँच चुकी हैं। ये इसी 190 वर्ष के इतिहास की कम से कम 450 तक वीडियोस आप तक आने वाली हैं, और उसके बाद मैं और पीछे जाऊंगा। चलिए, ये बातें आपसे मेरी हर बार होती हैं, लेकिन जिनको याद नहीं किया गया, जिनको पढ़ाया नहीं गया, जिनको इन प्रेरणा स्रोतों को, श्रद्धा के केंद्रों को, मौन तपस्वियों को, नीम के पत्रों को किसी जनरेशन के आगे प्रेरणा स्रोत के नाते रखना चाहिए था, उनका नाम तक नहीं आने दिया गया। क्यों नहीं आने दिया गया, मैं हर बार आपके साथ इस विषय पर बोलता हूँ। आज हम बहुत जल्दी उसी तरफ चलेंगे। एक बहुत बड़ी श्रृंखला ऐसे महान सपूतों की मैंने आपके सामने रखी है। ऐसे अज्ञात, असंख्य और इन रियल सेंस वास्तव में जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट गए, काला पानी की भयंकर सजा, तक फांसी के तख्ते पर हमेशा के लिए सो जाना, और जेलों में आजीवन कठोर दंड वाली यातनाएं सहना, असहाय यातनाएं। ऐसे उन महान लोगों को, नायक और नायकों को आपके सामने रखता हुआ अभी कल ही मैंने एक महान सुपुत्री नायिका को आपके सामने रखा था। आज उसी श्रृंखला में एक ऐसे महान सपूत, विलक्षण क्रांतिकारी तो वो विलक्षण थे ही, उनकी माँ कितनी विलक्षण है, हम शुरुआत ही उनसे करेंगे। इस क्रांतिकारी का परिचय ही इनकी माँ से करेंगे। माँ से बड़ी है मातृभूमि, उसके लिए किया गया कोई भी कार्य या बलिदान कम है, प्राणों का उत्सर्ग भी कम। अब ये उद्गार किसके हैं? ये उद्गार उस माँ के हैं। सुनिए जरा, उस माँ के हैं जिसके 4 बेटों में से 3 बेटे भारत माँ को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के जुर्म में, अपराध में जेल की शीशों में पहले से ही बंद थे। और चौथा, ये 8 वर्ष का बेटा भी जेल जाने की जिद कर रहा था। जिस महान क्रांतिकारी को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, शचीन्द्र नाथ सान्याल। ये 8 साल का बच्चा अपनी माँ को कह रहा है, मैं भी जेल जाऊंगा, मैं भी अंग्रेजों के साथ मुकाबला करूंगा। आगे देखिए, माँ अपने पुत्र को क्या बोल रही है। एक माँ अपने पुत्र शचीन्द्र के लिए जो काला पानी की कठोर यातनाएं सह रहा था, ये बात का विषय है। माँ के शुरू का उद्गार मैंने बता दिया।
अब ये शचिंद्र बड़ा हो चुका है, बहुत कुछ कर चुका है और काले पानी की सजा लेकर के अंडमान पहुंचा हुआ है। ये शचिंद्र काला पानी की कठोर यातनाएं सहने वाला, क्रूर सरकार ने घर की संपत्ति भी जब्त कर ली थी, मकान छीन लिया था, छीन चुका था, माँ बच्चों के साथ रिश्तेदारों की शरण में थी, लेकिन हौसला बुलंद था। माँ को पता चला कि पुत्र शचींद्र को असहाय यातनाएं दी जा रही हैं। कहाँ? काला पानी में। वहाँ तो 6 घंटे रुकना मुश्किल है, 6 दिन, 6 महीने, 6 साल और 8 जन्म और 2 जन्म वाले क्रांतिकारी सम्राट क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर। आज कुछ हल्के लोग, ऐसे दिशाहीन लोग, गद्दार लोग, नीच लोग वीर सावरकर के साथ तुलना करते हैं और उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं। उनके पाँव की मैल भी ये बन नहीं सकते। चलिए, मैं बात तो साहसी माँ की कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि शचिंद्र वहाँ कितने कष्ट में है, लेकिन साहसी माँ अंडमान की जेल में पत्र लिखकर पुत्र का साहस बढ़ाया करती थी। शचींद्र नाथ सान्याल का जन्म 3 जून 1893 को बनारस में हुआ। ये बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे, भला क्यों ना हो, जिसकी माँ ऐसी हो और जिसके भाई पहले ही तीनों जेल में बंद हैं भारत माँ की स्वतंत्रता के अपराध में। जैसे जैसे ये बड़े हुए शचींद्र, इनका क्रांतिकारी संगठनों से संपर्क स्वाभाविक था आना, वो बढ़ता चला गया। गदर पार्टी की ओर से निश्चय किया गया था, गदर पार्टी के बहुत सारे एपिसोड में दे चुका हूँ, जो अमेरिका में बनी थी और कितना बड़ा वो प्रयास था। गदर पार्टी की ओर से ये निश्चय किया गया कि 21 फरवरी 1915 को सारे देश की छावनियों में, कंप्लीट पूरे देश में, छावनियां मतलब फौजी छावनियां, उनमें क्या होगा, भारतीय सैनिक विद्रोह करेंगे और एक साथ अंग्रेज सरकार का तख्ता पलट दिया जाएगा। इसी योजना के तहत रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, रास बिहारी बोस का भी मैं आपको 2-3 एपिसोड दे चुका हूँ, कमाल का देश विदेश में उनका प्रयास था। 1857 की क्रांति जैसे बहुत सामूहिक ढंग से लड़ी गई, बहुत बड़ा युद्ध था, समर था, वो क्रांति थी, ऐसे ही एक कोशिश रास बिहारी बोस ने 1915 में बहुत बड़ी क्रांति के लिए की थी। 21 फरवरी 1915 ये एक दिन तय हो गया था, सारी छावनियों में भारतीय सैनिक जो है वो विद्रोह करेंगे और एक साथ अंग्रेज सरकार को हटा देंगे, चलता करेंगे। इसी योजना के तहत रास बिहारी बोस के नेतृत्व में शचींद्र सान्याल ने बनारस की छावनी के भारतीय सैनिकों को विद्रोह हेतु तैयार कर लिया। पंजाब से विद्रोह का आरंभ होना निश्चित हो गया था। देश का दुर्भाग्य था कि एक कृपाल सिंह नाम का व्यक्ति, वो एक गद्दार ने इस योजना का सारा भेद सरकार को दे दिया। इसलिए क्रांतिकारियों की घर पकड़ आरंभ हो गई। विद्रोह आरंभ होने से पूर्व ही कुचल दिया गया। 500 से अधिक क्रांतिकारियों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बनारस षड्यंत्र केस, ऐसे में बहुत सारे केस बता चुका हूं अपने एपिसोड्स के अंदर, लेकिन आज इसका इतना ही संबंध है। बनारस षड्यंत्र केस में 26 जून 1915 को शचींद्र सान्याल भी गिरफ्तार कर लिए गए कि बनारस के अंदर भारतीय फौजियों को विद्रोही बनाना, ये सारा प्रयास किसका था? शचींद्र सान्याल का। और ये तो था भी। 16 फरवरी 1916 को, 26 जून 1915 को अरेस्ट करते हैं और 16 फरवरी 1916 को इन्हें आजीवन कारावास का दंड देकर
कठोर यातनाएं सहने के लिए अंडमान भेज दिया गया। अंडमान मतलब काला पानी की सजा, सेल्युलर जेल जो अंडमान में है। उस समय उस जेलर का, जो जेलर था उस जेल का जेलर मिस्टर बारी क्रूरता का प्रतीक था, धरती पर राक्षस था। वह अपनी क्रूरता और अमानुषिक अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था। वह भारतीय कैदियों को कोल्लू की बल्ली से बंधवाकर बैलों की जगह उनसे ही कोल्लू चलवाकर लोगों को बल्ली के साथ घसीटने के लिए बाध्य करता था। लोगों की चमड़ी छिल जाती थी, मांस फट जाता था, जमीन खून के रंग से लाल हो जाती थी। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने भी 18 अगस्त 1916 को सेल्युलर जेल में प्रवेश किया। अंडमान सेल्युलर जेल, काला पानी। उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हतप्रभ रह गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत से काम लिया। जेलर ने इन्हें भी कोल्लू चलाने का हुक्म सुना दिया वैसे ही, लेकिन शचीन्द्र नाथ सान्याल ने इसका ये प्रतिवाद किया, उसका विरोध किया, रिएक्ट किया। क्या बोले? मैं मलेरिया से पीड़ित हूं, कोल्लू चलाना तो दूर, मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूं। आंखों पर पट्टी बांधकर बैल की तरह कोल्लू में जुतना मेरे लिए संभव नहीं है। क्रोध से भरे, आग बबूला हुए धरती का वो राक्षस मिस्टर बारी, हाँ, आप से बाहर हो गया। उसने कोल्लू में जुतने से भी फिर कठोर सजा। इसने ये हिम्मत कैसे कर दी शचीन्द्र ने? क्या कठोर सजा दी? हाथ और पांव पर बेड़ी बंधवाकर, कल्पना करिए जरा, 3 महीने तक एकांतवास की सजा दे डाली। उसको कोई नहीं मिलेगा। इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जेल की यातनाओं का, भयंकर यातनाओं का दौर चलता रहा। इन्होंने अपने पत्र में यद्यपि मां को यातनाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा, फिर भी मां की ओर से इनको जो भी पत्र मिलते उनमें मां के साहस और वीर प्रसवनी साक्षात भारत मां के अनायास दर्शन हो जाते। सन 1920 में राजनीतिक कैदियों को रिहाई का शाही फरमान जारी हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 पे समाप्त हुई थी, तो कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि आप हमारा साथ दीजिए। उस समय का जो भी हालात थे, तो थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए उन्होंने वहाँ के भी कुछ कैदियों को रिहा किया। क्या किया, कैसे रिहा किया? फरमान जारी किया कि इनको 1920 में कुछ राजनीतिक कैदियों को, तभी ये रिहा होकर भारत वापस आ गए। भारत लौटकर पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए विख्यात संगठन अनुशीलन समिति के साथ सक्रिय सदस्य बन गए। अनुशीलन समिति के बारे में मैं बहुत एपिसोड्स के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूँ। अरविंद घोष भी इनके साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने अंडमान में राजनीतिक कैदियों के साथ, बंदियों के साथ जो क्रूर अमानुषिक अत्याचार हुए थे उनको प्रत्यक्ष देखा था और सहा था। इसलिए इन अत्याचारों के बारे में अपने लेखों द्वारा भारतीय जनता को अवगत कराया। सरकार इसे भला कहाँ सहन कर सकती थी? सरकार ने इन्हें एक और केस बना के पूर्वी देशों से शस्त्र आदि की तस्करी के झूठे आरोप में 25 फरवरी 1925 को 2 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया। उसी बीच 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड हो गया। दे चुका हूँ काकोरी के उन 8 क्रांतिकारियों का मैं एक एक का दे चुका हूँ।
और उस कांड को भी दे चुका हूँ। सरकार ने इनके इस कांड में सम्मिलित होने के आरोप में, हाँ ये थे उसमें 2 वर्ष की जो सजा है उसको आजीवन कारावास में बदल डाला और फिर कठोर यात्रा के लिए इन्हें अंडमान सेलुलर जेल में काला पानी के लिए भेज दिया गया। लेकिन इनके सौभाग्य से सन 1937 में ऐसे ही एक बार फिर कुछ राजनीतिक बंदियों को छोड़कर शेष सभी कैदियों को वापस भेजने का आदेश हुआ। इसके अंतर्गत ये पुनः लौटकर भारत आ गए। इन्होंने तो अपना जीवन ही स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अर्पित कर दिया था। पुनः अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कार्यों में लिप्त हो गए। अंग्रेज सरकार ने भयभीत होकर इन्हें फिर जेल में डालने का निर्णय लिया। जापान सरकार के साथ, अब नया आरोप था इनका, जापान सरकार के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जापान सरकार के साथ मिलकर शाचिंदर सान्याल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस षड्यंत्र के अभियोग में इन्हें सन 1941 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार इन्हें राजस्थान में अजमेर के पास देवली कैंप में कैद करके रखा गया। जेल में खाने पीने की अव्यवस्था के कारण और लंबे संघर्ष के कारण इन्हें भयंकर बीमारी ने आ घेरा। इनकी शोचनीय अवस्था देख सरकार ने इनको गोरखपुर में नजरबंद कर लिया। जेल में नहीं रखेंगे लेकिन अपनी नजरबंदी में रखेंगे, गोरखपुर में रखा। जनवरी 1943 में 1943 में नजरबंद अवस्था में ही ये क्रांतिवीर, ये भारत माँ का सपूत, ये विलक्षण क्रांतिकारी, पूरे का पूरा परिवार वंदनीय, ये क्रांतिवीर सदैव के लिए चिर निद्रा में सो गया। जनवरी 1943 में कमाल देखिए। मैं कुछ आगे आने वाले समय में महापुरुषों की माताएं, ऐसी कुछ महान आत्माओं को, माताओं को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। अभी कुछ मैंने केवल महिलाओं के 25-30 एपिसोड दिए थे, उसके पहले केवल पंजाबी सूरमों के 25-30 एपिसोड दिए हैं। 25-30 क्रांतिकारी, वो भी महिला क्रांतिकारी। कल भी एक महिला क्रांतिकारी को मैंने आपके सामने रखा, क्या विलक्षण थी वो भी। और ये कमाल देखिए आप, वो माँ देखिए, 3 बच्चे जिसके, और ये छोटा है, 3 पहले ही जेल में बंद हैं, किस अभियोग में? भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हुए। और ये 8 साल के बच्चा, और ये किन माहौल में कैसे बड़ा होता है, क्या संस्कार बनते हैं, और माँ सेलुलर जेल में क्या पत्र लिखती है, ये सारा जो कुछ भी है, इतने विलक्षण इन क्रांतिकारियों के कारण, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए, कुर्बानी और बलिदान के शिखर पर बैठे हुए ऐसे विलक्षण क्रांतिकारियों ने अपने जीवन से सींचा भारत रूपी स्वतंत्रता को। भारतीय स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में ये आहुत होने वाले इन क्रांतिवीरों को शत शत नमन, और इनकी माँ को बार बार नमन। सारी दुनिया के अंदर ऐसा इतिहास ढूंढने पर नहीं मिलेगा, लेकिन हमको चिंतन करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग ही निकलते हैं तो समय समय पर हम बच जाते हैं। आज भी चुनौतियां हैं, आज भी गद्दार लोग खुल खेल रहे हैं, उनको खुलने का मौका नहीं देना है। कल उन गद्दारों को भारतीय स्वतंत्रता को फिर से बेचने का मौका नहीं देना है। वो तभी होगा जब हम सतर्क होंगे, जब हम जागरूक होंगे। इन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।
नमस्कार, जय भारत।